अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थानेदार साहब, खैरदीन ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसका मतलब है कि आप नरगिस के ससुराली हालात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी तरह तो नहीं, मगर काफ़ी हद तक ज़रूर जानता हूँ, मैंने कहा। जावेद बहुत ज़्यादा बुरा इंसान नहीं था थानेदार साहब, सफ़िया गहरी संजीदगी से बोली। बस वो कानों का कच्चा था और पूरी तरह अपनी माँ और बड़ी बहन की पट्टियों पर चलता था, और वो दोनों एक से बढ़कर एक कमीनी हैं। जावेद की बहन खालदा तलाक याफ्ता है, ज़बान की तेज़ और कड़वी। 2 साल पहले ही उसके घर वाले ने तलाक देकर उसे फारिग किया है। फिर इन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे बताया कि खालदा बहुत ही बदज़बान और शरपसंद औरत है। जब तक वो अपने शौहर वहाब अली के घर में रही, हर दिन कोई ना कोई झगड़ा फड्डा होता रहता था। फिर इन्हीं तनाज़ात से तंग आकर वहाब अली ने उसे तलाक दे दी थी, और अब वो पिछले 2 साल से अपने मैके में बैठी हुई थी। लेकिन उसकी शरपसंदी में सरे मुँह फ़र्क नहीं आया था, और माँ बेटी दोनों ने मिलकर नरगिस की ज़िंदगी को नमूनाए जहन्नम बना दिया था। सफ़िया ने अपनी बात के इख्तिताम पर एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। जावेद की मौत का अफसोस अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह के काम में कोई न कोई मसलहत ज़रूर होती है। जावेद के कत्ल के बाद नरगिस आज़ाद हो गई है, वरना इन लोगों ने नरगिस को इतना तंग कर रखा था कि हम मजबूरन इस रिश्ते के हवाले से खात्मे के बारे में सोच रहे थे। वो इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। खैरदीन आसमान की तरफ देखते हुए बोला। अगर नरगिस को हम जावेद से छुटकारा दिलवाते तो इस पर एक धब्बा लग जाता। कुदरत ने अपने अंदाज में मेरी बच्ची को इस रिश्ते से आज़ादी दिलाकर हम सब पर एहसान किया है। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ही साबिर और शाकिर और मुतवाज़न सोच के मालिक थे। ताहम इस मामले में नरगिस से तफसीली बात करना भी ज़रूरी था। नरगिस से मैं तन्हाई में चंद बातें करना चाहता हूँ, मैंने बारी बारी इन मियाँ बीवी की तरफ देखते हुए कहा। आप नरगिस को यहाँ बुला लें या फिर मुझे उसके पास ले चलें? जी ज़रूर। खैरदीन ने इस्पात में गर्दन हिलाई और उठकर खड़ा हो गया। आप आएँ मेरे साथ। थोड़ी ही देर के बाद मैं अंदर कमरे में नरगिस के रूबरू बैठा हुआ था, और हम दोनों के अलावा इस वक्त कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। नरगिस की उम्र 25-26 साल के आसपास रही होगी। वो एक गोरी चिट्टी और पुरकशिश नक्शो निगार की मालिक जाज़िब नज़र औरत थी। अगर जावेद ने वाकई उसकी कदर नहीं की थी तो मेरी नज़र में वो दुनिया का अहमक तरीन और बदकिस्मत शख्स था। नरगिस, मुझे जावेद की अलमनाक मौत का दिली सदमा है, मैंने गहरी संजीदगी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा। मैं इसे दोबारा जिंदा तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो जहाँ जा चुका है वहाँ से कोई वापस नहीं आता, लेकिन तुमसे मेरा वादा है कि मैं बहुत जल्द उसके कातिलों का सुराग लगा लूँगा, और फिर इन्हें मेरे हाथों इबरतनाक अंजाम तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकेगा। उसने गर्दन उठाकर दुज़दीदा नज़र से मुझे देखा और सपाट आवाज़ में बोली, जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया, और आइंदा भी वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। मैं तुम्हारे ख्यालात से इत्तेफाक करता हूँ नरगिस, मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में कहा। बेशक अल्लाह कादिर मुतलक है, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे। जो बस में हो वो इस हद तक कोशिश लाजमी है, और मैं भी जावेद के कातिलों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए अपनी सी कोशिश करूँगा, लेकिन इस मकसद में कामयाबी के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की अशद ज़रूरत होगी। मेरा ताउन? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। हाँ बिल्कुल, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारी मदद के बगैर मैं इस केस में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? उसकी हैरत में उलझन भी शामिल हो गई। मेरे सवालों के सच्चे और खरे जवाब देकर, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्तहकम लहजे में कहा। मैं तुमसे जो भी पूछूं पूरी सच्चाई और दयानतदारी से उसका जवाब देना। जी पूछें, वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोली। मैं आपके सामने किसी किस्म की गलत बयानी नहीं करूँगी। मैंने पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि ससुराल में तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम का नमूना बनी हुई थी? जी, इसमें तो कोई शक नहीं, वो धीरे से बोली। मुझे तुम्हारे हालात का किसी हद तक अंदाज़ा है, मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। इस वाक़ये से कुछ अर्सा पहले तुम्हारी पड़ोसन खुर्शीद बीबी जावेद की शिकायत लेकर मेरे पास आई थी। जी चाची खुर्शीद ने मुझे बताया था, नरगिस इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोली, और ये भी कहा था कि आपने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। ये बात ही ऐसी थी कि पुलिस की मुदाखलत का कोई जवाज़ नहीं बनता था, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। बहरहाल तुम मुख्तसर अल्फाज में मुझे बताओ कि ससुराल में तुम्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना था।
उसने आइंदा 10 मिनट में मुझे अपनी विपदा से आगाह कर दिया। इसके मुताबिक ससुराल में 1 साल बाद ही उसके झगड़े शुरू हो गए थे। उसकी सास मिजाज की बहुत तेज थी और उठते बैठते रोक टोक करती रहती थी। छोटी मोटी बातें तो वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद रहमत बीवी ने एक अजीब प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो ढके छुपे अल्फाज में आस पड़ोस में बताने लगी कि उसकी बहू यानी नरगिस बांझ है, इसीलिए शादी के बाद वो अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकी। इस किस्म की बातें नरगिस का कलेजा छलनी कर देती थी, क्योंकि लोगों को जब भी मौका मिलता वो नरगिस को इसकी सास की 6 मगोइयों के बारे में बताते रहते थे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फिर जब जावेद की बड़ी बहन खालदा तलाक का तोक गले में डालकर अपने मैके पहुंची तो नरगिस के अजाब में कई गुना इजाफा हो गया। यक न शुद्ध दो शुद्ध वाली सूरत हाल ने नरगिस की जिंदगी अजीरन कर दी। दोनों माँ बेटियों ने मिलकर नरगिस पर वो जुल्म सितम ढाना शुरू किए कि वो खुद को एक दहकते हुए जहन्नम में महसूस करने लगी। नरगिस ने दुख भरे अंदाज में मुझे बताया कि ससुराल में उसकी हैसियत किसी नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी। झाड़ू पोंछा, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़ों की धुलाई वगैरह सब उसके ज़िम्मे था। उसके अलावा अपने शौहर और सास की खिदमत भी करना पड़ती थी। यहाँ तक कि रात को रोज़ाना रहमत बीवी के पाँव दबाना भी उसके फ़राइज़ में शामिल था। और अगर कभी वो बीमार हो जाती और अपनी इन घरेलू जिम्मेदारियों को मुनासिब अंदाज में पूरा ना कर पाती तो उसे सास और नंद की खरी खरी सुनना पड़ती थी, बल्कि वो दोनों मिलकर इसकी पिटाई भी कर दिया करती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या रहमत बीबी और खालदा तुम्हें बाकायदा मारा भी करती थी? जी हाँ, उसकी आवाज़ भर्रा गई। यही हकीकत है। खुर्शीद चाची ने आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला। मुझे हल्ल में यही महसूस होता था कि मैं इन लोगों की ज़र खरीद लोंडी हूँ। और तुम्हारे घर वाले? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। खैरदीन और सफ़िया ने कभी इस जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। तुम इनकी सगी बेटी हो, इनके जिगर का टुकड़ा हो, तुम पर वो लोग एक से बढ़कर एक सितम ढाते रहे और ये लोग खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। क्यों? इतनी बेबसी क्यों? अम्मा और अब्बा मेरी बेबसी का तमाशा नहीं देख रहे थे थानेदार साहब, उसने दुखी लहजे में बताया। ये बेकसूर हैं, मैं इन्हें कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकती। मुझे अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं। ये लोग कैसे कसूरवार नहीं हैं? मैंने कदरे तेज़ लहजे में कहा। तुम इनकी बेटी हो, उन्होंने तुम्हें ब्याया था, कोई उन लोगों के हाथ फरोख्त नहीं किया था। ये लोग इसलिए बेकसूर हैं थानेदार साहब कि वो वजाहत करते हुए बोली कि इन्हें मेरे हालात की कुछ खबर नहीं थी। क्या मतलब? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में घूर कर उसकी तरफ देखा। तुम पिछले 5-6 साल से अपनी ससुराल में लाख अजाब और करोड़ अजियतें सह रही हो और तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारे हालात की कुछ खबर ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह हुआ जनाब कि मैंने ज़िंदगी में कभी अपना दर्द इन्हें बताया ही नहीं। वो उदास लहजे में बोली। मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं जानती हूँ कि मैं बांझ नहीं, लेकिन मैं बांझपन के ताने सुनती रही। मैं खिदमतगार नौकरानी न होने के बावजूद भी अपने शौहर और सास ननद के लात जूते खाती रही, मगर कभी अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया। ये तो जब 2 दिन पहले चाची खुर्शीद मुझे यहाँ छोड़ गई है तो इसकी ज़बान खुल गई। हालांकि मैंने इसे सख्ती के साथ मना भी किया था कि अम्मा अब्बा को मेरे हालात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं इन बेचारों को खामखा परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर चाची खुर्शीद भी जावेद और उसके घर वालों की तरफ से खूब भरी बैठी थी। उसने पिछले 6 साल की दर्द भरी मेरी कहानी अम्मा अब्बा को सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो ये सूरत हाल है। फिर ये दुख भरी कहानी सुनकर तुम्हारे वालिदैन ने क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था? उन्होंने तकलीफ भरे अंदाज में चाची खुर्शीद की बातें सुनी, फिर मुझे खूब लताड़ा कि मैंने अपने दर्द को इनसे इतने अरसे तक क्यों छुपाए रखा। वो वजाहत करते हुए बोली, और फिर इसी दिन अम्मा अब्बा ने एक फैसला कर लिया कि वो अब मुझे कभी जलालपुर नहीं भेजेंगे। अगर वहाँ से कोई मुझे लेने आया तो इससे 2 टोक बात होगी। अगर वो लोग स्टैम्प पेपर लिख कर देंगे कि आइंदा मेरे साथ वो ऐसा जुल्म नहीं करेंगे तो ठीक है, वरना वो लोग अपने घर में अच्छे और हम लोग अपने घर में। फिर वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुकी, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोली, फिर आज सुबह जो वाक़या पेश आया है, इसके बाद तो मेरा जलालपुर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खुदा ने खुद ही मुझे इस अजाब से छुटकारा दिला दिया है। जब जावेद ही बाकी नहीं रहा तो मैं इसकी बीवी भी नहीं रही, लिहाजा अब रहमत बीवी और खालदा से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। पहले मैं जावेद के मुंह को देखते हुए अपनी सास और ननद से मार खा लेती थी। उन्होंने मार मार कर मेरी हड्डियों का सुरमा बना डाला है।
अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दी है। अब मैं कभी भी जलालपुर में कदम नहीं रखूंगी। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता थानेदार साहब। तुमने अपने हालात के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। फिर पूछा, नरगिस, रहमत बीवी ने इधर खेतों में बताया था कि कल जावेद घर से इस नीयत से निकला था कि वो तुम्हें अपने साथ वापस जलालपुर ले जाएगा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। तुम इस बारे में क्या कहती हो? क्या इसने तुम्हें बता रखा था कि 3 दिन के बाद वो तुम्हें लेने चकबत्ती आएगा? नहीं जी, उसने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी, उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मुझे तो खुद इस बात पर हैरत है कि वो कल इस तरफ क्या लेने आया था। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे दिली अफसोस हुआ है। इस कहानी की सतर सतर दर्द में डूबी हुई है, लेकिन 2 सवालात मेरे जहन में ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ तुम ही मुझे दे सकती हो। कौन से सवालात थानेदार साहब? वो उलझनज़दा अंदाज में मुझे देखने लगी। नंबर 1, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मुझे पता चला है कि जावेद ने तुम्हारे मैं के आने पर पाबंदी आयद कर रखी थी। जब तुम्हारे बाप को जहरीले सांप ने डस लिया और मजबूरन उसका हाथ काटना पड़ा, तो इस सानिहे की खबर तुम तक भी पहुंची थी और तुम्हारा दिल मचला था कि उड़कर जलालपुर चकबत्ती पहुंच जाओ, लेकिन जावेद काफ़ी दिनों तक मसरूफियत का बहाना करके तुम्हें टालता रहा। बिलाखिर तुम्हारी पड़ोसन खुर्शीद बीवी ने किसी हीले बहाने से तुम्हें चकबत्ती पहुंचा दिया। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये कोई इस वाक़ये तक ही महदूद नहीं। मेरी मालूमात के मुताबिक जावेद को तुम्हारा चकबत्ती आना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसकी कोशिश होती थी कि तुम यहाँ ना आओ। जावेद की ये ख्वाहिश और रवैया समझ से बालातर है। चकबत्ती में तुम्हारे माँ बाप और छोटा भाई रहता है। ये तुम्हारा आबाई गांव है। तुम यहाँ पैदा हुई हो, पल बढ़कर जवान हुई हो। 6 साल पहले इसी गांव से तुम्हारी डोली उठी थी। इस शख्स से तुम्हारा ताल्लुक और नाता बहुत मजबूत है। फिर जावेद को ऐसी क्या तकलीफ थी कि वो तुम्हें यहाँ भेजने पर राजी नहीं होता था? मैं समझती हूँ कि जावेद की इज्जत के पीछे उसकी माँ का हाथ था। उसकी माँ का हाथ? मैंने तेज लहजे में कहा। तुम कहना क्या चाहती हो नरगिस? मैंने ये महसूस किया था कि मेरी सास इस बात के हक में नहीं थी कि मैं चकबत्ती आऊँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। वो इशारे कनाइयों में मुझे ये बात समझाने की कोशिश करती रहती थी कि और दरपर्दा वो जावेद के भी कान भरती थी, और फिर जावेद मुझ पर पाबंदियां लगाता था। लेकिन तुम्हारी चकबत्ती आने में आखिर रहमत बीवी का क्या नुकसान था? नुकसान ये था कि उसने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, मेरे चकबत्ती आने से इनके घर का सारा निज़ाम दरहम भरम होकर रह जाता। मुफ्त की नौकरानी हाथ से निकल जाती तो फिर घर का सारा कामकाज इन माँ बेटी को खुद ही करना पड़ता था, और काम करते हुए तो इन्हें मौत आती थी। इसके अलावा वो बोलते बोलते अचानक रुक गई, तो मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उलझनज़दा लहजे में पूछा, इसके अलावा क्या नरगिस? मैंने महसूस किया था कि उसने दानिस्ता अपनी ज़बान को कुछ कहने से रोका था। कोई ऐसी बात जो बहुत अहम हो लेकिन वो मुझे बताना ना चाहती हो। ऐसी क्या बात हो सकती थी जो उसने मुझसे छुपाने की कोशिश की थी? मेरे इस्तफसार ने उसे तज़ब्ज़ुब में डाल दिया था। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि वो बात अधूरी छोड़कर वो बुरी तरह उलझ गई थी। मैंने नहायत ही मुशफ़िक़ाना लहजे में कहा, नरगिस, तुम मेरी बेटी की तरह हो। मुझे अपना सच्चा हमदर्द समझो और मुझसे कुछ भी न छुपाओ। मेरा तुमसे वादा है कि यहाँ हमारे दरमियान जो भी बातें होंगी, मैं इनका जिक्र किसी से भी नहीं करूँगा। ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। उसने निगाह उठाकर मासूमियत भरे अंदाज में मेरी तरफ देखा और बोली, और मुँह से फिर भी कुछ ना बोली। उसके चेहरे के तासुरात बताते थे कि उसके सीने में कोई बहुत बड़ा तूफान करवटें ले रहा है, लेकिन वो ज़बान खोलते हुए डर रही है। वो ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे अपना दर्द मुझसे शेयर करना चाहिए या नहीं। मैंने उसकी हिम्मत बंधाते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा, मुझ पर भरोसा करो नरगिस, मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूँ। अगर तुम अपने दिल की बात मुझे बता दोगी तो मुमकिन है मैं बेहतर अंदाज में तुम्हारी मदद कर सकूँ। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। उसके होठों में जुम्बिश हुई। आप मेरे मसले को समझ सकते हैं। आप एक तजुर्बेकार और समझदार इंसान हैं। तो फिर बताओ, तुम मुझे क्या बताने वाली थी कि बोलते बोलते अचानक रह गई? मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए सवाल किया। रहमत बीवी को मुझ पर शक था। वो हिम्मत करते हुए बोली, शक? किस किस्म का शक? कि यहाँ चकबत्ती में मेरा किसी से कोई चक्कर है? ओह! मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया।
वो इसी हवाले से जावेद के कान भरती रहती थी, वो दुखी लहजे में बताने लगी। और जावेद का दिमाग माँ की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। फिर वो मुझे चकबत्ती भेजने के लिए तैयार नहीं होता था। तुम्हारी सास को तुम पर जो शक था, क्या मैं इस शक की हकीकत जान सकता हूँ? नरगिस के इस इंकिशाफ ने मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। शक एक नहायत ही खतरनाक सोच का नाम है। शकज़दा ख्यालात इंसान का दिमाग ख़राब कर देते हैं। फिर इस ख़राब दिमाग के अंदर से मनफी ख्यालात ही जन्म लेते हैं, जो किसी इंसान की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करके रख देते हैं। अगर नरगिस की सास को उसकी ज़ात के हवाले से किसी किस्म का शक था, तो इस शक की बुनियाद खोद कर हकीकत को बरामद करना मेरा फ़र्ज़ था, और मैं इसी के लिए कोशा था। उसकी हकीकत कुछ भी नहीं थानेदार साहब, वो मुस्तहकम लहजे में बोली। रहमत बीवी की मत मारी गई थी। किसी ने उसे बता दिया था कि यहाँ चकबत्ती में मेरा साजिद से मेल मिलाप है। इस शक्की औरत ने जावेद को मेरे खिलाफ इतना भड़काया कि वो भी मेरे किरदार पर शक करने लगा, और उसने मेरे यहाँ चकबत्ती पर आने पर पाबंदी लगा दी थी। साजिद एक नया नाम निकलकर मेरे सामने आया था, और मुझे बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर कर रहा था। ये एक हकीकत है कि राई हो तो पहाड़ बनता है, यानी जब कोई मामला उभर कर सामने आता है और मुबैना तौर पर इस मामले में कोई सच्चाई नहीं होती, तो भी इस पहाड़ साइज के मामले में अगर इसकी तह में झांक कर देख लिया जाए, तो इस मामले के हवाले से राई के साइज का कुछ न कुछ ज़रूर छुपा होता है। इसी दरियाफ्त की कोशिश में मैंने गैर महसूस अंदाज में नरगिस को कुरेदना शुरू किया। तुम्हारी सास को तुम पर एक बेबुनियाद शक था, मैंने धीमे लहजे में कहा, लेकिन क्या चकबत्ती में वाकई कोई साजिद नाम का शख्स मौजूद है? साजिद हमारे पड़ोसियों का लड़का है थानेदार साहब, नरगिस ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता। पड़ोसियों का लड़का है और यहाँ नहीं रहता? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में उसकी तरफ देखा। तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही नरगिस। साजिद को 4 साल पहले नौकरी मिल गई थी, उसने बताया। वो लाहौर में होता है, महीने 2 महीने में अपनी माँ बाप से मिलने यहाँ चकबत्ती आता है। नरगिस की शादी को 6 साल का अरसा गुजर गया था, और उसका पड़ोसी साजिद 4 साल पहले लाहौर चला गया था, यानी नरगिस की शादी के 2 साल बाद। साजिद ने चकबत्ती को खैर बात कह दिया था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछ लिया, नरगिस तुम्हारी सास को साजिद के हवाले से तुम पर शक क्यों हुआ था? क्या वाकई तुम दोनों के बीच किसी किस्म का रब्त ज़ब्त रहा था? मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगी थानेदार साहब, वो खासे तवाना लहजे में बोली। मैंने उस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, और मुझे इस बात की बेहद खुशी होगी। सच्ची बात यह है कि वो अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोली, साजिद मुझे पसंद करता था, और इसके घर वालों ने मेरे लिए उसका रिश्ता भी भेजा था, लेकिन मेरे घर वालों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। बस इतनी सी बात है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि इस रिश्ते के लिए तुम्हारे घर वालों ने इनकार क्यों किया था, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस इनकार के बाद साजिद और इसके घर वालों का क्या रद्द अमल रहा था। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी, लेकिन इससे पहले ये भी बताऊंगी कि मेरे अम्मा अब्बा ने साजिद के रिश्ते से इनकार क्यों किया था। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, असल में बात ये थी कि साजिद उम्र में मुझसे 5 साल छोटा था। जब मेरी शादी हुई मैं 19 साल की थी और साजिद सिर्फ 14 साल का, लेकिन वो अपनी जसामत और कद-काठ से 18-19 का नज़र आता था। उम्रों के इस फ़र्क की वजह से मेरे घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है थानेदार साहब, उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, साजिद के घर वालों ने तो इस इनकार का कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया था। अलबत्ता साजिद काफ़ी दिनों तक उदास रहा था। वो मुझे पसंद करता था और इस इनकार से उसे जज्बाती सदमा पहुंचा था। तुमने 2-3 बार इस बात का जिक्र किया है कि साजिद तुम्हें पसंद करता था। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया, क्या इसकी ये पसंदीदगी एक तरफा थी? तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? बड़ी अच्छी तरह समझ रही हूँ थानेदार साहब, वो बड़े एतमाद से सर को तायदी अंदाज में हरकत देते हुए बोली। सच्ची बात तो यह है कि मैंने साजिद के बारे में कभी इस अंदाज से सोचा ही नहीं था। वो मेरे छोटे भाई खावर की तरह था। मैंने हमेशा इसे अपना छोटा भाई ही समझा था। जब साजिद की ख्वाहिश रिश्ते की शक्ल में हमारे घर पहुंची, तो मुझे इस पर शदीद हैरत भी हुई थी। अगर तुम्हारी तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो तुम्हें हैरत होना भी चाहिए थी, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। फिर पूछा, इस वाक़ये के बाद साजिद की ज़हनी हालत कैसी रही थी? चंद दिनों तक वो बोलाया फिरता रहा, लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था, उसने बताया, क्योंकि इस वाक़ये के फ़ौरन बाद 2-3 माह के अंदर अंदर मेरी जावेद से शादी हो गई थी। ओह,
میں نے चौंक कर नरगिस की तरफ देखा और सवाल किया, इन 2-3 माह के अंदर साजिद ने कभी तुमसे मिलने की या कोई बात करने की कोशिश की? जनाब, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, वो सादगी से बोली, इसलिए हमारा आमना सामना तो होता ही रहता था और जाहिर है बात भी हो जाती थी। मेरा इशारा इस बातचीत की तरफ था जो उसकी पसंदीदगी को उजागर करती हो। मैंने तीखे लहजे में पूछा, क्या इस दौरान में उसने तुमसे कभी इजहार मोहब्बत या इजहार पसंदीदगी करने की कोशिश की? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो पूरी कतईयत के साथ नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। हमारा जब भी सामना हुआ वो मुझे शर्मिंदा शर्मिंदा सा नजर आया, जैसे उसने मेरे लिए रिश्ता भेजकर कोई संगीन जुर्म किया हो। फिर 2-3 माह के बाद तुम्हारी जावेद से शादी हो गई। मैंने एक खास जाविये से कुरैत का अमल जारी रखते हुए पूछा, इसके बाद जब भी तुम्हारा चकबत्ती आना होता था तो क्या साजिद से तुम्हारी मुलाकात होती थी? बहुत कम, तकरीबन ना होने के बराबर, उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। फिर 1.5-2 साल के बाद तो वो मुलाजमत के सिलसिले में लाहौर ही चला गया था। मैं जब भी चकबत्ती आती तो यही पता चलता कि साजिद लाहौर में है। इन 4 सालों में बमुश्किल 2-3 बार मेरा साजिद से आमना सामना हुआ होगा। इस आमने सामने में साजिद के दिली जज्बात क्या थे, दिलों का हाल तो रब ही जानता है, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात से मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकी थी। और फिर ये कि हमारी ये मुलाकात सलाम दुआ तक ही महदूद रही थी। आखिरी बार तुमने साजिद को कब देखा था? मैंने दरियाफ्त किया। 1 या 1.5 साल पहले, उसने जवाब दिया। यहीं चकबत्ती में? जी हाँ, इधर ही, उसने अस्बात में जवाब दिया। क्या आजकल भी साजिद चकबत्ती आया हुआ है? नहीं जी, वो इस वक्त लाहौर में है, नरगिस ने ठोस अंदाज में जवाब दिया। मुझे पता चला है कि वो पिछले माह यहाँ का चक्कर लगा कर गया है और अब 1.5-2 महीने के बाद ही इधर आएगा। मैंने अभी तक नरगिस से घुमा फिरा कर मुख्तलिफ जावियों से जितने भी सवालात किए थे, इनका मकसद सिर्फ ये था कि मैं नरगिस और साजिद के बीच किसी खुफिया कनेक्शन की तलाश में था और मुझे इस कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। नरगिस के जवाबात की रोशनी में मेरा तजुर्बा ये बताता था कि उसने किसी किस्म की गलत बयानी से काम नहीं लिया था। लिहाजा मैंने सवालात के मौजू को तब्दील करना ज़रूरी जाना और उससे पूछा, नरगिस, जितनी बेदर्दी से जावेद को कत्ल किया गया है, इससे तो यही जाहिर होता है कि कातिलों के दिलों और जहनों में शदीद किस्म की नफरत पल रही थी। क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि ये बहीमाना कत्ल कौन कर सकता है? मेरी बात के इख्तिताम तक उसकी पेशानी पर सिलवटें नमूदार हो चुकी थीं। इधर मैं खामोश हुआ और उधर उसने पूछ लिया। उसकी आवाज़ में शदीद नौयत की हैरत झलकती थी। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? क्यों, मैंने ऐसा क्या अजीब कह दिया? मैंने सवालिया नज़र से उसे घूरा। आपका मतलब यह है कि एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर जावेद की जान ली है? बिल्कुल, मेरा यही मतलब है, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इस मतलब तक मैं लाश के मुआयने के बाद पहुंचा हूँ। मैंने जावेद की चटकती हुई खोपड़ी का बगौर जायज़ा लिया है। उसके सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगने वाली चोटें बताती हैं कि इस पर 2-3 या इससे भी ज़्यादा अफराद ने यकबयक हमला किया था। अगर एक आध शख्स डंडे सोटे से उस पर हमलावर होता तो जावेद उससे मार खाने वाला नहीं था। वो किसी न किसी तरह अपना बचाव करने की कोशिश ज़रूर करता या जाए वकुआ से फरार इख्तियार करके भी वो इस नागहानी से महफूज रह सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और दुश्मनों ने घेर कर उसके सर पर इतनी कारी चोटें लगाईं कि वो बेकसी की मौत मर गया। ओह, वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन झटकने लगी और बोली, जावेद के इतने ख़तरनाक दुश्मन कौन लोग हो सकते हैं? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, मैंने मजबूत लहजे में कहा। और जावेद के इन खतरनाक दुश्मनों तक मुझे तुम पहुँचाओगी? मैं? वो कैसे? वो उलझन आमेज अंदाज से मुझे देखने लगी। तुम जावेद की बीवी थी, मैंने ठोस लहजे में कहा। तुम ही मुझे उसके दुश्मनों तक पहुँचा सकती हो नरगिस। मेरा शक तो एक जानिब उभरा था, मगर तुमने उसकी नफ़ी कर दी है। नफ़ी? वो कुछ समझ न पाई। थानेदार साहब, मैंने आपके कौन से शक की नफ़ी कर दी है? साजिद वाले शक की, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। जब मुझे ये पता चला था कि साजिद का रिश्ता भी तुम्हारे लिए आया था, लेकिन इस रिश्ते से इनकार के बाद साजिद को दिली सदमा पहुंचा था, तो लामुहाला मेरा ध्यान साजिद की तरफ चला गया था। लेकिन फिर तुमने मुझे जो हालात बताए उनकी रोशनी में यह कार्रवाई साजिद की नहीं हो सकती।